करंट अफेयर्स 2024 के तहत आज का टॉपिक हमारा होगा लोकसभा चुनाव 2024 जो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसके साथ साथ देखेंगे बहुत पूर्व जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको देखेंगे। भारत रत्न 4 लोगों को मिला है, इस बार 5 लोगों को मिला है। ठीक है, हर बार 4 लोगों को मिलता है, इस बार 5 लोगों को मिला है। तो उन पाँचों लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव अगर 2024 की बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद कब हुई है, तो कौन से क्रम की लोकसभा चुनाव हुई है इस बार, तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है। बात करें इसके शुरुआत की तो कब हुई है, तो 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और 1 जून 2024 के बीच हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ है। बात करें परिणाम कब आया इसका, तो 4 जून 2024 को परिणाम आया है लोकसभा चुनाव। ठीक है, कौन से क्रम का था, तो 18वीं लोकसभा चुनाव था ये। ठीक है, कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ। और परिणाम कब आया, तो वो आपका हो जाएगा 4 जून 2024 को परिणाम आया। बात करें अगर इसमें, ठीक है, सीटों की, तो बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली जो बीजेपी गठबंधन के साथ जो थे टोटल, यानी कि एनडीए जो था, उसके पास कितनी सीटें प्राप्त हुई उसको, तो 240 सीटें प्राप्त हुई। जबकि एनडीए यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, यानी कि इंडिया गठबंधन जो था, उसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो उसको 293 सीटें उसको प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस को अगर बात करें, ठीक है, कांग्रेस को अकेले कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 99 सीटें प्राप्त हुई। इसके बाद अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, इसके साथ साथ 4 राज्यों में, ठीक है, राज्य की विधानसभा चुनाव हुआ है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश याद करेंगे तुरंत। उड़ीसा आंध्र प्रदेश एक जगह सटे हुए हैं और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों आपस में सटे हैं। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में, ठीक है, राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो कौन कौन से वो राज्य हो जाएंगे, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा अगर बात करें लोकसभा चुनाव जो हुआ है इस बार 18वें क्रम की, तो सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव कब हुआ है, तो पहले चरण में प्राप्त सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव हुआ है, वो 102 था। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव किस चरण में हुआ, तो वो आपका पहला चरण। टोटल कितने चरण में हुआ, 7 चरण में हुआ। लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो है वो कौन से क्रम का है, तो 18वें क्रम का है। चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया, तो 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैग लाइन क्या था इस बार लोकसभा चुनाव में, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये चुनाव आयोग का टैग लाइन था। बात करें चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था, तो सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे। बात करें युवा आइकन कौन थे चुनाव आयोग के, तो वो आयुष्मान खुराना थे। दिव्यांग आयोग आइकन की अगर बात करें तो शीतल देवी थी। शीतल देवी पैरा, ठीक है, एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखेंगे, पहला एथलेटिक्स है ये, इनका हाथ नहीं है। ठीक है, तो ये दिव्यांग आइकन के रूप में चुनी गई हैं। वर्तमान में अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 545 है। और कितने सीटों पे चुनाव हुआ है, तो टोटल 543 सीटों पे चुनाव हुआ है, जिसमें 524 सीट राज्य से थे और 19 सीट जो थे वो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से थे। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी जरूरी थी, तो 272 सीटें, ठीक है, जो इनकी आती उनकी सरकार बनती, यानी कि पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी थी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, तो कुल कितने परसेंट मतदान हुआ है, तो इस बार मतदान 65.79% मतदान हुआ है। और चुनाव आयोग द्वारा इस बार कौन कौन से ऐप जारी किए गए हैं, तो वहा और सी बिगिल, ठीक है, वहा, सी बिगिल और KYC ऐप जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो वो हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। नेक्स्ट देखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल जारी किया गया है, तो सुविधा पोर्टल जारी किया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर बात करें कितनी महिला सांसदों का चुनाव हुआ, ठीक है, तो कितनी महिला सांसदें, तो 74 महिला सांसदें जीत के आई हैं। जिसमें पहली बार अगर बात करें तो पहली बार कितने नए सांसद उसमें थे, तो 280 जो थे टोटल, जो 543 में से 280 सांसद ऐसे थे जो पहली बार जीत के आए हैं। सर्वाधिक अगर मतदान की बात करें तो मतदान का सर्वाधिक परसेंट कहाँ रहा है, तो वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा है, तो वो आपका बिहार हो जाएगा। नोटा की अगर बात करें तो नोटा का सर्वाधिक वोट कहाँ पड़ा है, तो वो आपका इंदौर में पड़ा है। और इंदौर में 2.18 लाख जो है वोट है वो लगभग नोटा का पड़ा। इसके साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब शपथ लिया, तो 4 जून को, ठीक है, रिजल्ट आया था।
और 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शपथ लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। किस डेट को शपथ लिए? तो 9 जून 2024 हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो वो आपका 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं। इसके बाद करेंगे निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन है? तो कौन से जो सांसद हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो मुकेश दलाल जो बीजेपी के हैं, और ये सूरत सीट से कौन से? तो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे सबसे कम उम्र में महिला सांसद। आदिवासी कौन सी महिला है? आदिवासी महिला जो सबसे कम उम्र में सांसद बनी है, तो प्रियंका जार की होली जो है वो सबसे कम उम्र में बनने वाली महिला सांसद है, वो आदिवासी है। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से कौन जीते हैं? तो शंकर लाल वानी जो है वो सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। और लगभग कितने वोटों के अंतर से जीते हैं? तो लगभग 11.72 लाख वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे कम वोटों से जीतने वाले कौन हो? जो मात्र 48 वोट से जीते हैं, तो रविंद्र दाताराम वायकर जो है वो सबसे कम वोट से जीते हैं। सबसे युवा सांसद की अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज हो जाएंगे, जो कौशाम्बी सीट से मात्र 25 वर्ष की आयु में इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? तो थलकोट्टई राजू थेवर बालू जो है वो डीएमके के सांसद हैं, सबसे उम्र दराज सांसद हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो वो आपका हो जाएगा 82 यानी कि 82 वर्ष हो जाएगा। लद्दाख में एकमात्र सीट है, और उस सीट पे कौन जीते हैं? तो हाजी हनीफा जो है वो निर्दलीय उससे निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे इस बार बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार बनी है, तो एनडीए की सरकार में बात करेंगे तो बीजेपी 240 सीट, ठीक है। जदयू की बात करें यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, तो 12 सीट जीती है। आरजेडी की बात करें तो 4 सीटें मिली है। कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। सपा 37 सीटें पाई हैं। इसके साथ आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीडीपी, टीडीपी कितनी सीटें पाई हैं? तो टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ पार्टियां थी जो जिन्होंने कौन कौन सी सीटें कितनी कितनी सीटें पाई हैं वो। इसके साथ देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता कौन थे। तो वाराणसी सीट से कौन विजित हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं। गांधीनगर गुजरात का सीट है, वहां से अमित शाह यानी कि गृह मंत्री जीते हैं। लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह जीते हैं, ये रक्षा मंत्री हैं। अमेठी की सीट से कौन जीते हैं? तो अमेठी की सीट से जीते हैं किशोरी लाल वर्मा। रायबरेली की सीट की अगर बात करें तो रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या की सीट से कौन से जीते हैं? तो अयोध्या की सीट बहुत ही चर्चा में रही है, वहां पे अवधेश प्रताप ने जीता है। मंडी की सीट से बात करें तो कंगना रानौत जीती है। नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर रावण जीते हैं, ठीक है, भीम आर्मी के। और कन्नौज की जो सीट है वहां से कौन जीते हैं? तो अखिलेश यादव कहां से जीत के आए हैं? तो कन्नौज की सीट से जीत के आए हैं। मेरठ की अगर बात करें तो ये अरुण गोविल जीते हैं। अरुण गोविल कौन है? तो रामायण में जो राम का किरदार निभाए थे वो अरुण गोविल है, और ये कहाँ से जीत के आए? तो ये मेरठ की सीट से जीत के आए। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं, ये कहाँ से जीते हैं? तो ये बहरामपुर से जीते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, ठीक है। जो मुख्य सैन्य अभ्यास है उनको कवर करते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास एक है, और वो कैसा सैन्य अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए हैं। और कहाँ पे हुआ है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास? तो उलन बटोर मंगोलिया में हुआ है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपका खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आपका मंगोलिया यानी कि उलन बटोर हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मेघालय यानी कि उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया भारत में। और नोमैडिक सैन्य एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास है वो किसके किसके मध्य हुआ? तो भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ। अगला सैन्य अभ्यास हमारा होगा मैत्री सैन्य अभ्यास। मैत्री सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ? तो भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। और ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपके भारत के मेघालय में उमराई में हुआ, ठीक है, उमरोई मेघालय में हुआ, जो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। होपेक्स 2024 एक सैन्य अभ्यास है, किसके किसके मध्य हुआ? तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ। और बात करें कहाँ आयोजित किया गया इसे? तो इसे आयोजित किया गया आपका मिस्र में। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है वो है जीमेक्स सैन्य अभ्यास। तो जापान और भारत के मध्य हुआ। कहाँ पे हुआ? तो जापान के योकोसुका में हुआ है। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास आपका तर्कस हो जाएगा। तर्कस सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया। और कहाँ पे? तो कोलकाता हो जाएगा। शक्ति एक्स जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ।
और कहाँ पे, तो मेघालय के उमरोई में हुआ। अगला महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास दोस्ती, ऑपरेशन दोस्ती सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो किसके किसके मध्य हुआ है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य आयोजित हुआ। अभ्यास दस्तलिक, ठीक है, अभ्यास दस्तलिक किसके किसके मध्य आयोजित हुआ, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य अभ्यास सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया। और कहाँ पे, तो टर्मेज जिला यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। आपको अगर स्थान याद नहीं हो रहा है तो सैन्य अभ्यास और किस किस देश से संबंधित है इसको आप जरूर याद करेंगे। अगला सैन्य अभ्यास देखेंगे टाइगर टायम, भारत अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ। अभ्यास लामितिये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और सेशल्स के मध्य आयोजित हुआ। और कहाँ पे, तो सेशल्स में खेला गया। सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स किसके किसके मध्य हुआ, तो भारत और अमेरिका के मध्य। और कहाँ हुआ, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे हुआ। नेक्स्ट आपका सैन्य अभ्यास हो जाएगा समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास, भारत और मलेशिया के मध्य खेला गया हुआ। और कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। शांति प्रयास फोर्थ जो सैन्य अभ्यास है वह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और नेपाल के सैन्य मुख्यालय में हुआ है। वायु शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास तो भारत में हुआ है, जैसलमेर यानी कि राजस्थान में। अगला हम देखेंगे सदा तकनीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सदा सऊदी अरब हो जाएगा। सा से सदा, सादे सऊदी अरब हो जाएगा। और कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और यूएई के मध्य हुआ है, राजस्थान के थार आपका रेगिस्तान में। देखिए यूएई, सऊदी अरब, ठीक है, इनसे जो भी सैन्य अभ्यास हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। प्लस भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, ये सारे सैन्य अभ्यास आप जरूर याद रखेंगे। अभ्यास अत्युत्था, ठीक है, अभ्यास अयुत्थाया जो है वो किसके किसके मध्य हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित हुआ। अभ्यास खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य। और कहाँ पे हुआ, तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में। दूसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। और कहाँ पे, तो मिस्र में हुआ है। बिन बैक्स भारत वियतनाम के मध्य। सूर्य किरण की बात करें तो भारत नेपाल के मध्य होता है। आष्ट्रा हिंद की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। वज्र प्रहार कहाँ होता है, तो भारत और अमेरिका के मध्य। और कहाँ पे, तो उमरोई मेघालय में हुआ है। आष्ट्रा हिंद की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ध्यान रखेंगे, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। सूर्य किरण की अगर बात करें तो भारत नेपाल में। और कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड के पिथौरा में। अभ्यास त्रिशक्ति की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना के तीनों अंग इसमें शामिल होते हैं। और कहाँ हुआ है, तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। अगला सैन्य अभ्यास हम देखते हैं सी गार्जियन जो सैन्य अभ्यास है किसके किसके मध्य होता है, तो चीन और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। सी गार्जियन थर्ड जो सैन्य अभ्यास है तो किसके किसके मध्य, चीन और पाकिस्तान के मध्य। कहाँ पे हुआ है, तो उत्तरी अरब सागर में हो जाएगा। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। और कहाँ पे हुआ है, तो ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। सी गार्जियन तो चीन और पाकिस्तान हो जाएगा और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। काजिंद सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो भारत कजाकिस्तान में। और कहाँ पे, तो ओटार कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। हरमयू शक्ति सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मलेशिया के मध्य होता है। और कहाँ पे हुआ है, तो उमरेई छावनी यानी कि मेघालय में हुआ जो भारत में स्थित है। अगला हमारा कौन सा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण सबसे टॉपिक हो जाएगा जो भारत रत्न है वो किसको मिला है, तो टोटल 5 लोगों को इस बार भारत रत्न मिला है। और 5 लोगों की थोड़ी सी जीवनी के बारे में भी देखेंगे। तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कौन कौन, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ करें तो भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो अभी तक भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 53 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम देखते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन थे, तो बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बाकी इनके बारे में पूरी जीवनी इनकी देखते हैं। तो बात करें कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1924 को बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो समस्तीपुर जिले से संबंधित है। और इनके गांव का नाम क्या था, तो पितौंझिया गांव था, जिसे परिवर्तित करके अब कौन से गांव कर दिया गया है, तो उनका गांव का नाम अब कर्पूरी ग्राम हो गया है।
तो पितौंजिया में हुआ था। बात करें इनके पिता का नाम तो गोकुल ठाकुर था और माता का नाम क्या था तो राम दुलारी देवी था। ठीक है, और ये किस जाति से थे? अगर जाति की बात करें तो ये नाई जाति से थे। इनका निधन कब होता है? तो उनका निधन 17 फरवरी 1988 को होता है। लोकप्रियता के कारण अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का अन्य नाम क्या है? तो जननायक के नाम से ये जाने जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य आप देखेंगे तब आप इनकी महत्व को समझेंगे। ठीक है, इन्होंने 1952 में सर्वप्रथम ये किस पार्टी से और कहां से चुनाव लड़े? तो ध्यान रखेंगे 1952 में सर्वप्रथम ये सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, कहां से? तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र, जो बिहार विधानसभा से इन्होंने सर्वप्रथम चुनाव लड़ा था। बात करें 1970, 71 और 77 से 79 तक 2 बार ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। ध्यान रखेंगे, तो बिहार के कितनी बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब कब? 70, 71 और 77 से 79 के मध्य। बात करें इनके बारे में तो ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। भारत में अगर बात करें तो ओबीसी को आरक्षण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इन्होंने ही दिया था। तो इन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। इन्होंने वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री पद के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले कौन थे? तो वो कर्पूरी ठाकुर थे, और जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिलता है। तो मुंगेरी लाल आयोग का संबंध किससे है? तो पिछड़े वर्ग को नौकरी यानी कि ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है मुंगेरी लाल आयोग। और मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले कौन थे? तो यही कर्पूरी ठाकुर थे। वर्ष 1978 में इन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, महिला और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कोटे के साथ 26% आरक्षण इन्होंने आवंटित किया था। बिहार में अगर बात करें तो दूसरी भाषा जो है, बिहार की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, और उसको बनाने वाले कौन थे? तो इन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी की राजकीय भाषा का दर्जा इन्होंने दिया था। इसके साथ बात करेंगे भारत में ये भारत रत्न पाने वाले कौन से नंबर के थे? ठीक है, तो मरणोपरांत ये भारत में भारत रत्न पाने वाले थे, और भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार में अगर बात करें भारत रत्न पाने वाले तो ये आपका चौथा व्यक्ति हो जाएगा। मरणोपरांत कौन से व्यक्ति थे? तो 15वें। भारत रत्न पाने वाले की अगर बात करें तो 40वें, और बिहार में भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो ये चौथे व्यक्ति हैं जो बिहार के हैं। अगला हम देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में अगर देखा जाए तो भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति थे ये। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार लेंगे, भारत रत्न पाने वाले ये 40वें नहीं 49वें व्यक्ति थे। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, उस चीज को आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? तो ये 50वें व्यक्ति हैं। और इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। 1942 में ये आरएसएस से जुड़े, और 1980 में इन्होंने भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अर्थात भाजपा की स्थापना जो हुई थी उसमें इन्होंने भी शामिल थे। ठीक है, कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 अगस्त 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की थी, और इसी रथ यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? तो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। तो सर्वप्रथम किस सीट से चुने गए? तो जनसंघ सीट से चुने गए राज्यसभा के लिए, और 2002 से 2004 तक ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे हैं। बात करें 1998 से 2004 तक ये भारत के गृह मंत्री रहे हैं। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, और 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वामीनाथन, यानी कि एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई आपका 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई। यानी कि 1925 में जन्म हुआ था, 1923 में इनकी मृत्यु हुई। लगभग कितने? तो लगभग 98 वर्ष हुए। स्वामीनाथन को कितने पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया, पद्मश्री की अगर बात करें तो 1967 में दिया गया,
पद्म भूषण कब दिया गया? 1972 में। और पद्म विभूषण जो है वो 1989 में दिया गया। और भारत रत्न कब दिया गया है? तो 2024 में दिया गया इनको भारत रत्न। अगले हो जाएंगे हमारा पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करें तो इनका जन्म 28 जून 1921 में कहाँ पे हुआ? तो तेलंगाना के वर्तमान में हैदराबाद के वारंगल जिले के लेकनोपल्ली गांव में इनका जन्म हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पूरा नाम क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो पीवी नरसिम्हा का नाम, पूरा नाम जो है वो पामुलापति वेंकट रमन नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सीताराम राव एवं माता का नाम रुक्माबाई था। बात करें 1991 से 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद इन्होंने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं। और 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा हो जाएगा पांचवा और लास्ट जो है पांचवें, ठीक है। तो पांचवें भारत रत्न सम्मान जो यानी कि 53वें स्थान पे, 53वें नंबर पे इनको दिया गया। तो चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो किसान दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है, ठीक है, इनकी जयंती को। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो हुआ था वो 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। और कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था, ठीक है। और किस परिवार से संबंधित है? तो ये एक जाट परिवार से संबंधित है। इनकी जयंती की बात करें तो इनकी जयंती जो 23 दिसंबर को मनाई जाती है, और 23 दिसंबर यानी कि इनकी जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु इनकी कब हुई? तो 29 मई 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान वो कभी भी संसद नहीं गए। ध्यान रखेंगे कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी संसद भवन में नहीं गए? तो वो कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। कब थे ये प्रधानमंत्री? तो 79-80 में ये भारत के प्रधानमंत्री थे। 1979 से 80 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए चौधरी चरण सिंह, इसके साथ साथ आप MS स्वामीनाथन, ठीक है। और बिहार में अगर नज़र देंगे तो वो आपका कौन सा हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए चौधरी चरण सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बिहार के एग्जाम के लिए आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। और कृषि से संबंधित है ये MS स्वामीनाथन, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ही। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में थोड़ी सी और देखते हैं। 1967 से 80 तक एवं दोबारा 1970 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह। इनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो इनकी समाधि स्थल का नाम दिया गया है किसान घाट के रूप में। भारत रत्न की अगर बात करें शुरुआत कब हुई? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई। और 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। यानी कि जब पहली बार कब दिया गया भारत रत्न? तो 1954 में दिया गया। और मरणोपरांत भारत रत्न कब से शुरू किया गया देने का? तो 1955 में शुरू किया गया। भारत रत्न की अगर बात करें पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। और खेल जगत में यानी कि खिलाड़ी के रूप में अगर बात करें तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले अगर वैज्ञानिक की बात करें तो CB रमन जो है वो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। भारत रत्न पाने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार जो होता है वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो अभी आपने देखा भारत रत्न, महत्वपूर्ण जो इस टाइम पे सैन्य अभ्यास हुए उनको देखा। और देखा आपने क्या? तो वो आपने देखा चुनाव जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ 18वां, तो उनको देखा। तो ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको आपने अभी कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि करंट का ऐसे ही बेहतरीन क्लासें आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं, धन्यवाद।